हमारी बात हो रही है प्रयागराज के सांसद माननीय कुंवर उज्ज्वल रमण सिंह जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। सर, आप संसद में उस समय पर थे, लोकसभा में रहे होंगे जब ये बात वाकई आपके सामने आई कि देश गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब पर ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो हम बोल नहीं पा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर से पूरे देश में इस बयान को लेकर एक तरीके से मैं कहूँ कि जो बयान दिया गया, बाबा साहब ने जिस उद्देश्य में अपना पूरा जीवन खपाया गरीब वंचित शोषित समाज के लिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी की जो चाल चरित्र और चेहरा है जिस पार्टी ने न कभी संविधान को माना, जिस पार्टी ने न कभी भारतीय झंडे को अपने यहाँ पर जो है फहराया, और न आज़ादी के आंदोलन में जिस पार्टी का कोई योगदान या उनके संगठनों का कोई योगदान रहा, और जिस तरीके से आज़ादी के आंदोलन में इन लोगों की भूमिका एक मुखबिर जैसे रही। ये लोग उस समय अंग्रेजी शासकों के साथ मिलकर काम करते रहे, और जो एक बयान है इसको अगर आप पुराने उसमें जोड़ेंगे तो ये कहीं न कहीं ये वही दर्शाता है कि जिस पर करोड़ों लोगों पर गर्व है, जो एक युग पुरुष हैं, उनके बारे में ऐसा बयान देना ये निंदनीय था। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। और मैं तो हम लोग कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, इसके लिए हम लोग प्रयास संसद के दोनों सदनों में हम लोगों ने मांग उठाई कि देश के गृह मंत्री देश की जनता से माफ़ी मांगे, और गृह मंत्री जी जब तक माफ़ी नहीं मांगते तब तक कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी मजबूती के साथ इसकी आवाज़ को उठाते रहेंगे और मजबूर करेंगे देश के गृह मंत्री को, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं अपमान किया है। देश में 20 करोड़ के आसपास दलित भाई रहते हैं, जिसमें 23% आपके शहरों में है, 70% गाँवों में है। लेकिन जो दलित हमारे गांव में रह रहे हैं उनके पास वो सुविधाएं नहीं हैं, वो चीज़ें नहीं हैं, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी कैसे आवाज़ उठाएगी कि उन तक वो मूलभूत सुविधाएं पहुँचें? देखिए, खाली अनुसूचित जाति के लोगों की बात नहीं, करोड़ों लोगों के हक और अधिकार को दिलाने का काम संविधान के माध्यम से किया गया, और निश्चित तौर से अग्रणी भूमिका इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की रही, और करोड़ों लोग जो इससे लाभान्वित हुए, प्रभावित हुए, और जिनमें एक आशा और विश्वास जागा कि संविधान के प्रदत्त जो हमको जो अधिकार मिले हैं, कहीं न कहीं उनके भविष्य को बेहतर बनाने का काम इस संविधान के माध्यम से किया जा सकता है। आज वो लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं, जिसमें हमारी महिलाएं भी हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, और समाज का हर गरीब और शोषित और वंचित समाज भी है, चाहे किसी भी वर्ग से आता हो। हर व्यक्ति आज उद्वेलित है, हर व्यक्ति इस बयान से आहत है। तो देश की जनता देश के गृह मंत्री से माफ़ी चाहती है, और जब तक माफ़ी नहीं होगी तब तक हम उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, और राहुल गांधी जी उनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। लगातार संसद में भी और देश में भी राहुल गांधी जी ने, आपके नेता ने लगातार संविधान खतरे में है ये बात कही है। तो संविधान खतरे में कैसे है और बीजेपी कैसे संविधान को तोड़ मरोड़ रही है, ये आपका आरोप है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने की तैयारी में थी। जो 400 पार का नारा था, कहीं न कहीं उसी कड़ी का एक हिस्सा था, जो कि गृह मंत्री जी के बयान से आज साफ देश की जनता को लगने लगा कि वो खाली नारा ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत मिल जाता तो आज संविधान को बदलने की तैयारी थी, जिसका आशंका राहुल गांधी जी ने उस समय ही कर ली थी। इसी के लिए इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए, और जनता ने हमको इस मुद्दे पर भरपूर समर्थन दिया। मैं तो दूरंदेशी की राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं और बधाई दूंगा कि जिनकी वजह से आज देश में संविधान बच पाया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया होता तो कहीं न कहीं क्या होता, इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी या उनके अनुषंगिक संगठन, उनका कभी भी विश्वास संविधान पर नहीं रहा, कभी भी डॉक्टर अंबेडकर को मानते नहीं रहे। जरूर लोगों ने जो है माथे पर लगाया, लेकिन माथे पर लगाने मात्र से नहीं, कहीं न कहीं
वो देश में एक नया भारत बनाने का जो उनका सपना था, उस सपने को अगर चकनाचूर करने का काम किया है तो राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने किया है। तो ये लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन बीजेपी तो भी आरोप लगाती है कांग्रेस ने भी कभी बाबा साहब के विचारों को नहीं माना, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी की लंबे समय तक प्रदेश में और देश में सरकारें रहीं और जितना कुछ हो सका इन समाजों को आगे बढ़ाने के लिए, जो गरीब लोग थे उनको आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भरसक प्रयास किए हैं। और कांग्रेस की ईमानदार कोशिश रही कि जो संविधान में जो उनको आरक्षण दिया गया उसको जो है देने का काम जो है हमेशा होता रहा। और आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी कोशिशें की और हम कर रहे हैं लगातार, कैसे गरीब को उसका हक और अधिकार मिले। ये बीजेपी का एक ये भ्रामक प्रचार है। जैसे होता है कि जब आदमी जो है अंदर जिसके मन साफ न हो, जो दिल में साफ न हो, तो कभी कभी वो बात निकल कर आ जाती है। ये हमारे लिए एक फैशन का मुद्दा नहीं है जो देश के गृह मंत्री कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक पैशन है। अंबेडकर के विचारों को हम मानते हैं, अंबेडकर के विचारों पर हम चलते हैं। आज़ादी के समय जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, चाहे गांधी जी हों, जवाहरलाल नेहरू जी हों, मौलाना आज़ाद हों, सरदार पटेल हों और बहुत सारे डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों ने संपूर्ण अपना जीवन समर्पित किया आज़ादी के आंदोलन में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो मुझे कोई भी नेता उस अग्रणी श्रेणी में नहीं दिखाई पड़ता। अगर संविधान सभा की अगर आप बहस उठाकर देख लीजिए तो ये लोग कहीं पर भी नहीं थे और आज ये संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये एक कुत्सित प्रयास है, सोची समझी साजिश है, एक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का एक ये प्रयास कभी भी हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पर हमारा आधिपत्य है। चंद्रशेखर रावत जी कहते हैं कि हमारा आधिपत्य है। किसका आधिपत्य है? देखिए, जनतंत्र की यही खूबसूरती है। सब लोग किसको मानते हैं? संविधान को। संविधान को बनाने में जितने भी लोग थे सबका योगदान और बाबा साहब का भी बहुत बड़ा योगदान। तो निश्चित तौर से हम सभी लोग इसको मानते हैं और संविधान बचाने की इस लड़ाई में और जो उनका अपमान हुआ है उस लड़ाई में, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हों, चंद्रशेखर जी जो सांसद हैं नगीना से वो हों, या अन्य इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे साथी हैं जी, तो उन सब का जो है सहयोग इसमें मिल रहा है। और लेकिन इसकी सबसे मुखर आवाज़ अगर कोई है, सबसे मजबूत आवाज़ इस समय देश में कोई है तो वो नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी हैं। जातिगत जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको बीजेपी लगातार ये कह रही है कि राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जो देश को और तोड़ने का काम करेगा, हिंदुओं को और तोड़ेगा। इस पर क्या कहेंगे आप? यही बात जो आप कह रहे हैं, अगर संसद के जो सदन है उसमें ये बात बोल दी जाए, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस पर ये बात नहीं कहती। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, बाहर कुछ है अंदर कुछ है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को हमेशा भ्रम में रखने की कोशिश करती है। जातिगत जनगणना पर उनका कोई भी स्टैंड संसद के अंदर कुछ नहीं है। और जिस तरीके से जो है उनके आरएसएस के प्रमुख कुछ बोलते हैं, सरकार कुछ और काम करती है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये लोग अलग अलग बातें, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तरीके से लोगों के बीच लेकर जाते हैं और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश की जनता जान चुकी है कि इन लोगों की मंशा क्या है। इन लोगों का प्रयास है कि गरीब और गरीब हो और अमीर के हाथ में ये सत्ता का केंद्रीकरण कर रहे हैं। इसी तरह पूंजी का भी केंद्रीकरण है। एक उद्योगपति के सहारे पूरे देश को चलाना चाहते हैं। उस उद्योगपति को इतनी ताकत दी जा रही है कि सारे के सारे कारोबार सरकार एक तरफ बेच रही है और खरीदार कौन है? एक व्यक्ति है। बेचने वाले भी वहीं के और खरीदार भी वहीं का। अडानी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। और इस बात को जितनी मुखरता के साथ कांग्रेस पार्टी ने उठाया कि गौतम अडानी ही, और खाली यहाँ नहीं, अमेरिका में जो है उनके खिलाफ वारंट निकला क्योंकि इन्होंने घूस दिया भारत में। अब 2000 करोड़ की घूस है
बताइए, उसके बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं। मैं कैसे सवाल, आज कोई भी चीज़ बिकती है, बंदरगाह बिकता है तो अडानी के पास, हवाई जहाज हवाई अड्डा बिकता है तो अडानी के पास, बिजली घर बिकता है तो अडानी के पास। ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, ऐसा कौन सा चुंबक है जो सारे का आकर्षण का केंद्र एक व्यक्ति होता जा रहा है? तो इसके सत्ता का केंद्रीकरण के खिलाफ हम हैं। और जो पूंजीगत बाजार हो, पूंजीगत निवेश हो, उसके भी हम कहीं न कहीं केंद्रीकरण के खिलाफ हैं। उसका सेंट्रलाइजेशन एक व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। सबको, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समता मूलक समाज की बात करते हैं, जो संविधान कहता है वो कांग्रेस पार्टी उसके पीछे खड़ी है। आपने सामाजिक न्याय की बात की, सामाजिक न्याय कैसे हो पाएगा, कैसे देगी कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आते हैं? देखिए, हम इस लोग बार आप लोग लड़ाई बेहतर थे। मैं जिस दिन रिजल्ट आया लोकसभा का, मैं आपके हेडक्वार्टर में था, कांग्रेस हेडक्वार्टर नई दिल्ली में था। उस समय आपके मुकुल वासनिक जी मेरे सामने थे, बस कुछ ही सीट आगे पीछे चल रहा था। तो मैं तब भी सवाल किया था, अभी भी कर रहा हूँ, कि सामाजिक न्याय देश कब पाएगा? देखिए, लगातार इसमें प्रयास हम लोगों का जारी है और सामाजिक न्याय की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के पहले संविधान में वो चीज़ें दी गई हैं, उसको हम लागू करने का काम करेंगे। और जो सामाजिक न्याय की एक कड़ी जातिगत जनगणना है जी। जातिगत जनगणना होने के बाद जो पूंजी का बंटवारा है, गरीब जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम वहाँ तक लोगों तक पूंजी पहुँचाकर उनका विकास करके उनको बेहतर सुविधा मुहैया कराकर उनके जीवन को बेहतर बनाने का जो सपना राहुल गांधी जी ने देखा है, उसको पूरा करने का काम ये करेंगे। सपना बाबा साहब से प्रेरित है? निश्चित तौर से बाबा साहब से प्रेरित है, भारतीय संविधान से प्रेरित है और संविधान निर्माताओं की सोच से प्रेरित है, जिसको पूरा करने का काम आगामी दिनों में कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आएगी तो उसको करने का काम करेगी। आप सांसद प्रयागराज से हैं, लोकसभा के। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, मैं लगातार उनका कवरेज कर रहा हूँ। गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। मैंने देखा गऊ घाट पे बहुत बेचारे गरीब बस झुग्गियाँ बना के 50-60 सालों से रह रहे थे, उनका दावा था, लेकिन अचानक से बुलडोजर आता है, उनको जमींदोज कर देता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने ये बात पहले भी उठाई थी कि शहर में जहाँ कहीं भी ऐसा हो, मंडलायुक्त से भी कही थी, मेला अधिकारी से भी कहा था कि इनको वैकल्पिक आवास की आप सुविधा दें। जहाँ कहीं भी उजाड़ा गया है प्रदेश में, वैकल्पिक आवास दें, वैकल्पिक व्यवस्था करके जब तक उनको बसाया न जाए तब तक उनको उजाड़ा न जाए। लेकिन ये सरकार निरंकुश हो चुकी है। ये सरकार जिस तरीके से सरकारी पैसे की बंदरबाट इस महाकुंभ में हो रही है, मैं एक बतला दूं, साल की लकड़ी का बहुत बड़ा घोटाला इस महाकुंभ में है। 300 करोड़ की लकड़ियां खरीदी गई। पहले सरकार दूसरी सरकार से लेती थी, अब प्राइवेट मनचाहे ठेकेदारों के माध्यम से वो लकड़ियां खरीदी गई। वो भी गुणवत्तापूर्ण नहीं है, गुणवत्ता से युक्त नहीं है। ऐसी लकड़ियां खरीदी गई जो कि आने वाले दिनों में एक बड़े घोटाले की तरफ इंगित करती हैं। आज कल्पवासियों के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं हो रही है। तीर्थ पुरोहित परेशान है, जो नाविक नाव चलाते हैं उनकी परेशानी पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। एक बड़ा हादसा मोटर बोट की वजह से बंबई में हुआ। अगर मोटर बोट को प्रतिबंधित नहीं किया गया, नाविक जैसे पहले चलाते थे उनको भी संगम तक जाने दिया जाए। तो ये सारी अव्यवस्थाओं का ये महाकुंभ है। आज एक भी काम पूरा नहीं हुआ। जो 6 लेन का ब्रिज था वो भी अधूरा पड़ा है। लखनऊ से इलाहाबाद तक की रोड अभी अधूरी पड़ी है। कोई भी ऐसा काम आप नहीं बता सकते जो कि सिर्फ कुंभ के लिए किया गया हो। आप प्रयागराज स्टेशन को जाकर देख लें, अभी 2026 में जाकर बनेगा। आप इनर रिंग रोड देख लें, 2026 में पूर्ण होगा। तो सब 26 और 27 में पूर्ण हो रहे हैं। सरकार की तैयारी में लाल फीताशाही है, लेट लतीफ़ी है और कहीं न कहीं सरकारी पैसों की बंदरबाट है, भ्रष्टाचार है। और मुझे तो लग रहा है कि सरकार ने बिना सोचे समझे इस कुंभ में जो है आ गई और आज के दिन तक तैयारियां पूर्ण नहीं हैं। कहीं न कहीं हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सकुशल कुंभ बीते, लेकिन ये अव्यवस्थाओं का शिकार है ये महाकुंभ। अभी मेलाधिकारी ने भी शिकायत भेजी है, खुद मेलाधिकारी ने शिकायत भेजी है लखनऊ कि काम समय पर नहीं कर रहे हैं अधिकारी। ये सरकार की कार्यशैली को दर्शाता है। कहीं न कहीं सरकार में मैंने पहले ही कहा कि इनकी कार्यशैली महाकुंभ की नहीं, ये इवेंट मैनेजमेंट के लोग हैं।
इनकी महाकुंभ में आस्था नहीं है। जी। ये त्याग और तपस्या की भूमि है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनका विश्वास इवेंट मैनेजमेंट में है। ये खाली दिखावे की बात करते हैं। यहाँ कल्पवासियों की बात होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो है जो कुंभ हो रहा है, बड़े भ्रष्टाचार की ओर ये इशारा कर रहा है। आनन फानन में काम हो रहे हैं, गुणवत्ता विहीन काम हो रहे हैं, जिसकी पोल कुंभ के बाद जरूर खुलेगी, ये मेरा मानना है। पब्लिक में एक बात आम है, इस समय अभी भी मैं आ रहा था तो आपने ऐसा कहा ही कि रोड में बस मुरम ऐसे बिछाए जा रहे हैं कि पहला पानी आए, बारिश का आएगा तो सब बह जाएगा। तो इस पर क्या कहेंगे आप? जो प्रयागराज वालों को में रहने वाले लोगों को जो दिक्कतें हो रही, लगातार जाम लगा हुआ, आनन फानन में दिन में काम लगाए जा रहे हैं, एकदम लोग ट्रैफिक पड़े, बच्चे स्कूल से घर नहीं पहुंच पाए, इस पर क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि प्रयागराज की दुर्दशा की जिम्मेदार वर्तमान प्रदेश की सरकार है जी। और इस सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस दशा तक पहुंचा दिया। इस कार्य को पूर्ण कर लेना चाहिए था नवंबर में। आज दिसंबर हो गया, ये कार्य कहीं दूर दूर तक गुणवत्ता के बिना काम। आपने बिल्कुल सही कहा, पहली बारिश में सब बह जाएगा और सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पब्लिक का अरबों रुपए वेस्ट हो जाएगा, पानी में बह जाएगा जो है। इसलिए जो है इस सरकार को उच्च स्तरीय जांच कराकर इसको देखना चाहिए और कहीं ना कहीं जो दोषी हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे ठेकेदार हो, उनको दंडित करना चाहिए। राहुल जी प्रियंका जी संभल जा रहे थे, उनको रोका गया, संभल पे क्या मानना है आपका? और जो भी आरएसएस प्रमुख ने जो बयान दिया है कि उनका इधर परिवर्तन हुआ है मंदिर मस्जिद मामले पर, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इंसाफ और न्याय की बात हमने सदन में उठाई थी। जिस तरीके से सुप्रीम और हमने ये मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से उसकी जांच कराई जाए, वहाँ पुलिस के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, उनको मारा। इससे दर्दनाक और कुछ हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी थी और जल्दबाजी में ये जो है जो सर्वे का काम कराया गया, ये जल्दबाजी का नतीजा थी। अगर बातचीत करके इस काम को अंजाम देते तो निश्चित तौर से हर आदमी सहयोग करता और बेहतर तरीके से ये कार्य संपादित होता और कोर्ट के आदेश का भी पूरा का पूरा सम्मान होता। लेकिन ये वर्तमान सरकार और उसके अधिकारी इतनी जल्दी में हैं कि कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति में ये एक अवसर देख रहे हैं, सांप्रदायिकता में एक अवसर देखते हैं कि इनको राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिल जाए। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। लेकिन उसके बाद से एक बाढ़ सी आ गई मस्जिद मंदिर मामले में, ख्वाजा चिश्ती जी के दरगाह को भी मंदिर कह दिया गया, आपके जौनपुर बगल में ही अटाला मस्जिद को उसको अटाला मंदिर कह दिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 1991 समाज के लिए से आप भी एक सनातनी, आई थिंक आपने कलावा पहन रखा है। देखिए, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जी जी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान खंडपीठ ने एक आदेश भी दिया है कि अग्रिम आदेशों तक पूरे देश में इस तरीके की कोई भी कार्रवाई न हो। आने वाले दिनों पर उस पर सुनवाई होगी और मुझे मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को भी 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानना चाहिए, उसके तहत आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं होगी तो देश का सांप्रदायिक माहौल भी बिगड़ेगा और जो भारतीय जनता पार्टी ये राजनीतिक अवसर तलाश रही है इसमें, उसको ये मौका नहीं मिलना चाहिए, ये हमारा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।